हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सेलर ट्रेडिंग पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट का मैं कंप्लीट कोर्स जो है वो आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक किसी भी चार्ट को डीप से एनालिसिस करना सिखाएंगे। अगर आप भी मल्टीपल वीडियोस देखकर अभी भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स में फंसे हो, ट्रेड लेने में दिक्कत होती है, फियर फैक्टर जनरेट होता है, राइट, और कंफ्यूजन्स भी हैं बहुत सारी, तो I'm sure इस वीडियो के एंड तक ये सारी चीज़ें दूर होने वाली हैं। बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल स्टेप्स के साथ एडवांस लेवल पे आपको मैं चार्ट एनालिसिस करना सिखाऊंगा। मैंने इसकी कल एक वीडियो भी डाली थी, बहुत छोटी सी वीडियो डाली थी, बट उस पर रिस्पॉन्स जैसा मिला तो अब अपने को उस पर एक नेक्स्ट लेवल वीडियो बनाना है। इसमें अलग अलग स्टेप्स होने वाले हैं, राइट। इसमें मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक, लाइक स्विंग ट्रेड से लेकर इंट्राडे तक के हर अलग अलग सिनेरियो को समझाऊंगा। विद द ट्रेंड मोमेंटम कैसे समझना है, अगेंस्ट द ट्रेंड वाला मोमेंटम कैसे समझना है, विद द ट्रेंड साइडवेज या अगेंस्ट द ट्रेंड साइडवेज वाले सिनेरियोस को कैसे पकड़ना है, एक्सेट्रा। और वो भी बहुत सिंपल तरीके से। इस आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये आपने इस टॉपिक के रिलेटेड चाहे हज़ारों वीडियोस देखी होंगी, बट ये उनमें से नहीं है, ये उससे बिल्कुल अलग है। इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ, जितना भी समय लगेगा इस वीडियो के लिए, लेट्स से 30 मिनट्स, 35 मिनट्स या 25 मिनट्स के आसपास, क्योंकि इतना समय लगने वाला है, करेक्ट। और मैंने बुलेट पॉइंट बना रखे हैं जो आप सब लोगों को समझाने हैं। उसमें कंटेंट के लिए कितना समय लगने वाला है, कुड बी पॉसिबल कि एक बुलेट पॉइंट में मान लो 2 मिनट लगते हैं, तो अगर मेरे पास 15 से 17 बुलेट पॉइंट है तो इट विल टेक अराउंड 30-35 मिनट्स। बट यस, जितना भी समय लगेगा, इतने समय में आप बहुत अमेजिंगली चीज़ें सीख पाओगे, और एक एक बुलेट पॉइंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी तक जो भी आपने सीखा है, समझा है, इस वीडियो को कंप्लीट होते होते आपका ये व्यू पॉइंट बन जाएगा कि भाई ये तो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो था या सबसे बेस्ट वीडियो था। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो निफ्टी 50 का एक चार्ट जो है वो मैंने लगा रखा है, और साथ में इसके मल्टीपल टाइम फ्रेम समझेंगे। बट मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए अपने को बुलेट पॉइंट भी सामने रख लेना है ताकि मैं फ्लो मिस ना करूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे टू अंडरस्टैंड द चार्ट फ्लो। चार्ट का जो फ्लो है उसको हमें समझना है, ठीक है। बहुत बेसिक अगर मैं बोलूँगा कि चार्ट को अगर देखें तो ट्रेंड क्या होता है, बुलिश, बेयरिश या साइडवेज, ये तीन ही चीज़ें होती हैं। बट ये बनता किन चीज़ों से है? कैंडल्स, अलग अलग कैंडल्स हो सकती हैं, बट इन जनरल ब्लैक बोल रहा हूँ इन जनरल रेड और ग्रीन, ये दो ही कैंडल्स हैं। मार्केट अगर किसी लेवल से गिरता है तो वो ऑफकोर्स गिर के जहाँ क्लोज करेगा विद इन अ डे, तो वो रेड कैंडल बनाएगा। सिमिलरली मार्केट किसी लेवल पे ओपन होने के बाद बढ़ता है, इंक्रीज करता है और डे एंड तक क्लोजिंग देता है, तो वो ग्रीन कैंडल बनाएगा। कहीं आपको सॉलिड कैंडल्स मिलेंगी, कहीं आपको रिजेक्शंस के साथ, लॉन्ग विक रिजेक्शन, नॉर्मल विक रिजेक्शंस के साथ आपको कैंडल्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो जहाँ से टॉप से गिरना शुरू हुआ था, कैसे सॉलिड कैंडल्स बना के गिरा, राइट। फिर एक रिजेक्शन वाली आई, हालांकि कैंडल ग्रीन है बट इसका इंपैक्ट क्या है? बेयरिश। क्यों? क्योंकि जहां ओपन हुआ उसके थोड़ा अबव क्लोज हुआ, बट जो हाई बनाया उसने वो बहुत ज्यादा बड़ा था और वहां से गिरा है अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो भी हम साथ में करने वाले हैं कि रेड और ग्रीन कैंडल, बस ये दो समझना है। कौन सी कैंडल होगी, हैमर, डोजी, मल्टीपल कैंडल के पैटर्न्स, इन सब चीज़ों में घुसेंगे ही नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि आपने हजारों वीडियो से वैसी देखी होंगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन वैसी रहती है, उसको आज कंप्लीट खत्म करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, रेड और ग्रीन कैंडल के कॉम्बिनेशन से चार्ट जो है वो बनता है। अब इनके फॉर्मेशन को समझना जरूरी है। मार्केट अगर मोमेंटम दे रहा है, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश, उसके लिए मार्केट को क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। मतलब ये चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम पे है। सो ये सबसे पहली कैंडल जहां टॉप से गिरना शुरू हुआ, जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो वो क्या करता है? रेड कैंडल बनाता है। बट हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि जो पिछली कैंडल है उसके बियॉन्ड क्लोजिंग देता है मार्केट या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे टॉप वाली कैंडल, इट वॉज ऑन 27 सितंबर। अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, मतलब उस रेंज के बाहर ओपन हुआ एंड देन उसके नीचे ही क्लोज हुआ। तो अगले दिन चाहे गैप डाउन कर गई सही, बट उसने लो बिलो क्लोजिंग दी। फिर उससे नेक्स्ट डे मार्केट हल्का सा गैप डाउन हुआ, गैप फिल किया, रिटेस्ट किया, सिंगल कैंडल, फिर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट उसकी क्लोजिंग जो है वो पिछले लो के नीचे ही रही। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर मोमेंटम मार्केट ने कंटिन्यू करना है, अगर वो बेयरिश मोमेंटम है तो लो बिलो क्लोजिंग बहुत जरूरी है। सिमिलरली अगर बुलिश मोमेंटम है तो हाई अबव क्लोजिंग बहुत जरूरी है। जहां क्लोजिंग आनी बंद हो जाए,
दैट इज द पॉइंट, हमें वहां नजर रखनी है कि यहाँ से चीजें जो है चेंज हो सकती हैं, यहाँ से मोमेंटम जो है वो रुक सकता है फॉर अ टाइम, और उसके बाद बारी आती है साइडवेज सिनेरियो की। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। 27 तारीख लास्ट कैंडल थी, उससे पहले क्या हो रहा था, हाई ब्रेक करता प्राइस ऊपर आ रहा था। 27 तारीख की लास्ट कैंडल थी जिसने हाई ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दी, एंड देन उसके बाद लो ब्रेक होने शुरू हुए। जैसे ही लो ब्रेक होने शुरू हुए, क्लोजिंग आनी शुरू हुई, यहाँ से मोमेंटम चेंज हो गया। पहले था बुलिश, अब ये धीरे धीरे बेरिश हो रहा है। क्या यहीं से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होगा? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें स्विंग्स देखने हैं। आगे हम स्विंग्स के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं स्विंग्स, कैसे लगाते हैं और ट्रेडिंग में उसको कैसे यूज करते हैं। बट यस, जब मार्केट एक ट्रेंड चेंज करना होता है तो इनिशियल फेज में हमें कंफर्मेशन के लिए स्विंग्स देखने हैं कि कौन सा ऐसा स्विंग है जिसके टूटने के बाद हम बोल सकते हैं कि यस अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो उसको भी कैसे फाइंड करना है वो मैं अगले स्टेप में बताता हूँ। तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूस 5 दिन लगातार लो ब्रेक क्लोजिंग, गैप डाउन भी हुए हैं और साथ में लो ब्रेक, लो के नीचे क्लोजिंग भी है। छठे दिन मार्केट फ्लैट खुला था, फ्लैट मतलब पिछले दिन की रेंज में खुला था, एंड देन लो बिलो क्लोजिंग कर दिया था। तो जब तक तो लो बिलो क्लोजिंग आती रही तब तक तो सब सही था। जैसे ही इनसाइड कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल क्या होती है, पिछले दिन की रेंज में नेक्स्ट डे कैंडल जो बनती है वो इनसाइड कैंडल कहलाती है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, छठे दिन जब मार्केट गिरते गिरते क्लोज किया था, अगले दिन मार्केट फ्लैट खुला, मतलब पिछले दिन की रेंज में खुला, बट लो ब्रेक नहीं किया, ना लो ब्रेक किया ना हाई। इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, जो कि पिछले दिन के कैंडल के अंदर बनती है, इसको इनसाइड कैंडल बोला जाएगा। सिमिलरली अगर पिछले दिन के रेंज के बाहर कैंडल बन रही है उसको आउटसाइड या वॉलेटिल कैंडल बोलते हैं, एंगल्फिंग भी बोल सकते हैं। कंडीशंस होती हैं इसमें, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न्स में नहीं घुसेंगे, वैसे मैंने को बताया, बट जो 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 पैटर्न्स कैंडल्स के ऐसे हैं, 2-3 नाम जो है मल्टीपल टाइम्स हम यूज़ करने वाले हैं, वो बस ध्यान रखिएगा। जैसे ही इनसाइड बना, मतलब लो ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दी, इसके बाद दो चीजें हो सकती हैं कि जब तक प्राइस इनसाइड कैंडल के अंदर है वो रेंज के अंदर रहेगा, बट जब इनसाइड कैंडल ब्रेक करने की कोशिश करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाना है, मतलब अगर गिरना है तो वो लो ब्रेक करके क्लोजिंग करना होगा। अगर रिवर्स करना है, चाहे वो रिट्रेसमेंट ही क्यों ना हो, तो उसके लिए हाई ब्रेक और क्लोजिंग। बट फिर से बता दो, क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इनसाइड के बाद क्या हुआ, इनसाइड का हम रेंज मार्क कर लेते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर निकलना होगा तो उसको ये रेंज ब्रेक करनी होगी। तो इसने इनसाइड का हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दी। अब ध्यान दीजिए, जब एक बार प्राइस मोमेंटम क्रिएट कर चुका है, अब एक ऐसी जगह पे जाके रुका है जहां इसने इनसाइड बनाई है, तो कहीं ना कहीं वहां पे सपोर्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि बाजार किसी भी दिन जाके कहीं रुक गया और उसके बाद एक हफ्ता रेंज में रहा। ऑफकोर्स वहां पर कोई ना कोई सपोर्ट होगी, जिसके बारे में मैंने अभी पिछले सिनारियो में बताया था, स्विंग्स। तो हम आगे समझेंगे स्विंग्स कैसे मार्क करते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसने इनसाइड का हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, अगर ब्रेक करके क्लोज कर देता तो शायद ऊपर जाता, बट इसने क्लोजिंग नहीं दी। अब जितनी बार ये हाई बनाने की कोशिश करेगा बट क्लोजिंग नहीं देता, हम अपनी रेंज को एक्सटेंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन और लगा दी, एक तो मैंने हाई इनसाइड का लगाया हुआ था, एक इनसाइड ब्रेक करने का नया हाई, तो हमने यहाँ पे एक रेंज लगा दी। अब ये बन गया हमारा एक रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप दो लेवल्स यूज करके एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। अब देखिए इस रेजिस्टेंस को चेक करना है, मार्केट फिर से आया, रेंज में रहा प्राइस, 1 दिन 2 दिन 3 4 5 6 छठे दिन फिर इस रेंज में आया, इस रेंज में ओपन हुआ, यहाँ से फिर गिरा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा। एंड देन फिर ये आया लो ब्रेक करना है। अब देखिए लो ब्रेक करने कब आया, 18 अक्टूबर को। जब ये लो ब्रेक करने आया तो क्या इसने लो ब्रेक करके क्लोजिंग दी? नहीं, तो नया लो बना दिया, तो मैंने नया लो लगा दिया। ये क्या बन गया, हमारा सपोर्ट। अब देखिए हमारे पास एक लेवल था जब इनसाइड कैंडल बनी थी, तब हमारे पास क्या था, सिंगल लेवल। फिर इसका हाई ब्रेक करने आया, हमारे पास लेवल डबल हो गया, हमने बॉक्स बना के रेजिस्टेंस निकाल दिया। सिमिलरली जब लो ब्रेक करने आया, नया लो बनाया बट क्लोजिंग नहीं दी, हमने यहाँ भी बॉक्स बना के सपोर्ट बना दिया। अब आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गया। दिस इज हाउ यू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली। बहुत सिंपल रखेंगे इस चीज़ को, मुश्किल नहीं करेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा चार्ट है एनालिसिस करने के लिए, हर जगह पे आपको दिखाऊंगा कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस इजीली लगाए जा सकते हैं। अब आप देखो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने मार्केट कब आया वापस, दिसंबर के महीने में, और दिसंबर के महीने में फिर से प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और गिर गया। ये पहले क्या था, सपोर्ट, पहले सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, कंटिन्यू किया मोमेंटम, और उस सपोर्ट को जब वापस ब्रेक करने गया, नाउ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपको समझना है कि मोमेंटम कब होगा, जब मार्केट कंटिन्यू करेगा लो या हाई ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस पे, जहां क्लोजिंग आनी बंद हो जाए वहां मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो ये हुआ पहला सिनेरियो। अब हम समझते हैं स्विंग्स कैसे मार्क करने हैं। तो देखिए स्विंग मार्क करने का बहुत सिंपल तरीका है। मोमेंटम को समझते हैं पहले,
बेरिश मोमेंटम जहां लो ब्रेक और क्लोजिंग आ रही है, तो जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो देखिए 27 सितंबर जहां से मार्केट ने लास्ट हाई बनाया था, क्लोजिंग नहीं दी थी, इसके बाद लो ब्रेक होने शुरू हुए। तो आप जैसे जैसे लो ब्रेक हो रहे हैं साथ में क्लोजिंग आ रही है, मतलब नया लो बन रहा है, आप स्विंग एक्सटेंड करते जाएं। फाइनली 7 अक्टूबर तक लास्ट लो बना था, उसके बाद लो नहीं बना, तो ये हमारा एक स्विंग हो गया। एक स्विंग जहां से शुरू हुआ गिरना और जहां जाके रुका, सपोर्ट पे रुका, तो ये हमारा एक स्विंग हो गया। अब ये तो स्विंग हुए मोमेंटम में, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहां से देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक करके जब मार्केट गिरा था, तो मैं अगर स्विंग लगाना चाहूँ तो यहाँ से एक और स्विंग लगाता हूँ, लो ब्रेक करता हुआ यहाँ तक आया। अब इसने बीच में हाई भी ब्रेक किया गैप अप करके, बट क्लोजिंग नहीं दी। तो फॉर अ वाइल आप एक ही स्विंग के अंदर मल्टीपल स्विंग्स भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको हर जगह ये लगाना है या नहीं, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट तो गिरा ही है ना, बीच में कहीं ना कहीं उसने रुकने की कोशिश करी। यहाँ पे रुकने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि सपोर्ट ब्रेक करना था, जो पिछला स्विंग था उसको ब्रेक करना था। उसको ब्रेक करने के चक्कर में इसने नया लो बनाया। इसको यहाँ से सेलर मतलब बायर मिला, बायर ने प्राइस को नहीं जाने दिया, तो जब नेक्स्ट कैंडल में इसने नया हाई बनाने की कोशिश करी, वहां से उसको फिर सेलर मिल गया और प्राइस वापस नीचे गिरा दिया गया। तो देखने में तो ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो स्विंग्स बने, बट ऑल एंड ऑल मोमेंटम तो एक ही डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे? क्या हम इसको स्विंग कंसिडर करेंगे? नहीं, इसको स्विंग अगर कंसिडर करना है तो ऑन द स्पॉट करना है। मतलब उस समय जब मार्केट इस एरिया में था, जब मार्केट ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, नया लो बना रहा था, उस समय हम इसको कंसिडर कर सकते थे स्विंग। बट अभी क्योंकि हमें बैक टेस्ट करना है या हमें पुराना डेटा देख रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज ले चलेंगे, हम उसको स्विंग कंसिडर नहीं करेंगे। ये दूसरा स्विंग हो गया। अब देखिए जब दूसरा स्विंग बना, पिछला स्विंग ब्रेक करके नया स्विंग बनाया, जब तक लो ब्रेक कर रहा था क्लोजिंग बेसिस पे सब सही था, चाहे ग्रीन कैंडल भी क्यों ना हो, बट क्योंकि गैप डाउन करके लो के नीचे क्लोजिंग की है, तो हम इसको स्विंग के अंदर ही कंसिडर करेंगे। गिरते हुए मार्केट में कोई ऐसी ग्रीन कैंडल जो कि पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोज करे, जब तक वैसा नहीं होता है तब तक हम स्विंग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये बहुत क्लियर हो गया। अब यहां पर फिर देख सकते हैं, फिर से लो ब्रेक होना बंद हुआ, हाई ब्रेक होना शुरू हुआ, बट क्लोजिंग नहीं आई, तो यहाँ पे हम एक और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। सो ये हमारा रेजिस्टेंस लग गया। आप देखिए इस रेजिस्टेंस को वापस से टेस्ट करने आया बाजार 6 नवंबर को, फिर रिजेक्ट करके गिर गया। बहुत सिंपल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाना, और इजीली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाकर काम कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा स्विंग मार्क करना। अब देखिए जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसमें क्या करना है? क्या साइडवेज मार्केट में स्विंग्स लगाने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ साइडवेज मार्केट को डील कैसे करना है। तो जब भी एक मोमेंटम कंटिन्यू रहा, मोमेंटम जहां रुका हमने वहां लेवल लगाने शुरू करे, तो लास्ट कैंडल जिसने मोमेंटम रोका हमने उसका हाई और लो लगाया, उसको ब्रेक करने जब भी प्राइस आया तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें समझ आ गया, करेक्ट, कि यहाँ पर जब तक प्राइस एक रेंज में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करेगा तब तक फर्दर नहीं जाएगा। बट क्या इसके अंदर हमें स्विंग लगानी चाहिए? क्या हमें जरूरत है? अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन जाते हैं, उसके बाद आप चाहो तो स्विंग लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार सपोर्ट बन गया और रेजिस्टेंस बन गया, अब जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट आगे नहीं जाएगा, राइट, रेंज में रहेगा। तो उसके अंदर जो सपोर्ट हमारा बना है और जो रेजिस्टेंस हमारा बना है, उसको चूज करते हुए हम एक स्विंग मार्क कर सकते हैं लाइक दिस। और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, हमने स्विंग को एक्सटेंड कर दिया। तो साइडवेज मार्केट में स्विंग लगाने से बेटर पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएं। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लग जाता है देन आप उसमें स्विंग भी मार्क कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्विंग मार्क करने का तरीका कि स्विंग कैसे मार्क किया जाता है। क्योंकि अब आने वाले जो टूल्स हैं जिसमें फेवरेट रिट्रेसमेंट भी है, तो वो टूल समझना है और साथ में EMA इंडिकेटर है उसको भी समझना है। तो उसके लिए हमें स्विंग मार्क करना आना चाहिए और बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना आना चाहिए, ताकि हम उन टूल्स को जब इंक्लूड करेंगे तो आपको पता हो कि उनको बेस्ट कैसे यूज किया जा सकता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, बैठे हो, तो बताना ये वीडियो कैसा जा रहा है, क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अच्छे से समझ आ रही है नहीं, जरूर बताइएगा। और शेयर लाइक भी करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ईजी अमेजिंग कोर्सेस मैं यूट्यूब पे इस चैनल पे लाता रहूँगा, और क्रिप्टो के रिलेटेड भी आएंगे ऑफकोर्स। चलिए अब स्विंग तो हमने समझ लिया, अब नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम टूल्स यूज करने वाले हैं उनको पहले समझ लेते हैं। पहला टूल जो है वो है फिब रिट्रेसमेंट। तो अब समझते हैं इंपॉर्टेंट टूल। सबसे पहला टूल रहेगा फिब रिट्रेसमेंट। कैसे यूज करना है, क्या होता है, वो दिखा देता हूं। यहाँ ट्रेडिंग व्यू में इस मेन्यू बार में साइड वाले में देखिएगा, साइड बार में तीसरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे फिबोनाची।
फिब रिट्रेसमेंट पहला टूल है, इसको सेलेक्ट करना है। नाउ ये है क्या, पहले वो देख लेते हैं। अभी हमने बात करी स्विंग के बारे में, राइट, कि स्विंग कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्विंग है, एक लेवल से गिरना शुरू हुआ और एक लेवल तक गिरा। अब इसमें रिट्रेसमेंट लगानी होगी, तो मैं रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैग्नेट यूज कर लेता हूँ ताकि ओपन क्लोज सेलेक्ट करने में दिक्कत हो या हाई लो सेलेक्ट करने में दिक्कत हो। स्विंग टू स्विंग फिब लगाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल ही अपने आप उठा लेगा। तो यहाँ से शुरू किया मैंने फिब लगाना और यहाँ तक लेकर आया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ लेवल नजर आया 0.5 और 0.6। हाउएवर यहाँ पर लेवल्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, स्टाइल में मैंने ये चेंज कर रखा है, आप अपने एंड पे देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको कुछ इस तरह से दिखने वाला है। कुछ इस तरह से फिर देखिएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, इसके अंदर इसने इसके अलग अलग पार्ट कर रखे हैं। अगर आप चेक करेंगे तो मैंने ऊपर से नीचे फिब लगाया है। अगर मार्केट गिर रहा है तो हाई से लो तक जाएगा, तो हम रिट्रेसमेंट भी हाई से लो की लगाएंगे। अगर मार्केट बढ़ रहा है, लो टू हाई जा रहा है, तो हम लो टू हाई फिब लगाएंगे। अगर रिट्रेसमेंट की बात करें, कैसे रिट्रेसमेंट होती है, क्या होती है, हम उसको आगे समझते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 0 से 1 तक मैंने हाई से लो फिब लगाया। अब 0 से 1 के बीच में नंबर है 0.23, 0.38, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 1। अब 0.2 और 0.3 के जो दो लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स बेसिकली रिट्रेसमेंट के हैं। 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 एंड 0.78। रिट्रेसमेंट मतलब जितना मार्केट गिरा है, अब अगर गिरने के बाद वापस ऊपर जाना चाहता है तो उसको हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे। अगर एक बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो क्या वो कंफर्म्ड है बेयरिश ट्रेंड, उसके लिए पहली चीज लगती है, वो लगती है फिब, और दूसरा लगता है स्विंग। स्विंग मैंने समझा दिए, फिब अब अप्लाई करके दिखा देंगे। ठीक है जी। अब इसमें 0.2, 0.3 के जो लेवल्स हैं ये टेम्पररी रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। 0.5, 0.6 जो है वो गोल्डन रेशियो लेवल्स हैं। अगर आप किताबों में या इंटरनेट पे पढ़ोगे फिबोनाची के बारे में, फिब रिट्रेसमेंट के बारे में, तो आपको समझ में आएगा गोल्डन रेशियो नंबर 0.68 दिया हुआ है, 618। बट मैंने ऑब्जर्व किया इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि 0.5 का जो लेवल है, कई बार प्राइस वहां से भी रिजेक्ट कर जाता है और रिवर्स कर जाता है। तो इसलिए मैं एक लाइन की जगह दो लेवल्स यूज करता हूं। जैसे कि मेरे को अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करना है तो किसी एक सिंगल लेवल पे नहीं, मैं जोन बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे हमने अभी एक कैंडल में देखा था कि उसका हाई और लो लगाया था, इनसाइड बनी थी, फिर उसका हाई ब्रेक करने का तो हमने दो लाइनें लगाकर रेजिस्टेंस बनाया। सिमिलरली सपोर्ट के लिए भी मैंने दो लेवल्स लगा के जोन बना दिया। इसमें भी हम 0.6 की जगह 0.61 और 0.50 दोनों यूज करेंगे। इट विल वर्क लाइक ए जोन फॉर अस, और ये होगा हमारा गोल्डन रेशियो जोन। प्राइस जो है वो यहां से रिजेक्ट अगर करता है या यहां तक अगर आता है तो दैट विल बी अ पुल बैक, या जिसको कहेंगे दैट विल बी अ परफेक्ट रिट्रेसमेंट, और यहां से फिर ये कंटिन्यू करेगा लाइक दिस। ऐसे ही वर्क करता है मार्केट। अगर गिरना है तो एक लेवल से दूसरे लेवल तक गिरेगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर वापस नीचे आएगा। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाता हूं। वहीं पे चलेंगे बिल्कुल टॉप पे। यहां से हमने देखा, अच्छा अगर मेरे को स्विंग लगाना है तो यहां से तो मैंने स्विंग यहां तक लगा दिया, ये था बेयरिश वाला स्विंग। बट अगर बुलिश वाला स्विंग लगाना हो तो तुम्हें देखना होगा कि कहां से मार्केट ने हाई ब्रेक करने शुरू करे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल 9 सितंबर 2024, ये लास्ट कैंडल था जिसने लो ब्रेक करी और क्लोजिंग नहीं दी। इससे पहले क्या हो रहे थे, लो ब्रेक और क्लोजिंग आ रही थी। यहाँ क्लोजिंग नहीं आई और यहाँ से फिर हाई ब्रेक और क्लोजिंग शुरू हो गई। जैसे ही हाई ब्रेक और क्लोजिंग शुरू हुई, और आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दी। क्या हम इसको स्विंग कंसिडर कर सकते हैं? अगर उस समय चाहिए होता तो करते, बट अदरवाइज क्योंकि अब बैक टेस्टिंग है तो अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने लो ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग दी होती तो अलग लेवल होता, तो हम स्विंग को खींच के यहाँ ले आएंगे। उसके बाद यहाँ देख सकते हो हाई ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग नहीं हुई, और इसके बाद मार्केट रेंज में आ गया। तो मैंने रेंज का भी समझाया था, अगर मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो हाई ब्रेक क्लोजिंग चाहिए। जहां क्लोजिंग आनी बंद हो जाए वहां रेंज बन जाती है, वहां हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर रेंज बनी, उसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस बन गया, उसका हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस बन गया, उसका हाई ब्रेक करा, क्लोजिंग नहीं आई, रेजिस्टेंस बन गया। अब ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हो गए, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे नए लेवल्स बनते जाते हैं, पुराने लेवल्स उड़ाते जाते हैं। ये हमारा मेन रेजिस्टेंस हुआ, और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को निकाला मार्केट फिर कंटिन्यू हो गया। तो इस साइडवेज एरिया के अंदर क्या हमें स्विंग लगाने की जरूरत है? नहीं, हम इसको सीधा बाईपास करेंगे और लेकर चलेंगे अगले लेवल तक। पिछले स्विंग हट गए, रेजिस्टेंस हट गया। अब अगले कैंडल ने भी हाई ब्रेक और क्लोजिंग करी, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, क्लोज नहीं कर पाया, फाइन, बट लो ब्रेक नहीं किया, तो हम स्विंग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कैंडल ने फिर हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं करी, फाइन। नेक्स्ट कैंडल ने फिर हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग कर दी, चलेगा। अब नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग करी, तो ये हो गया हमारा बुलिश स्विंग। अब क्योंकि ये बुलिश स्विंग है, अब यहां से बेरिश होने वाला है, हमें नहीं पता कि ये बेरिश होगा या नहीं, तो हम पहला काम क्या करेंगे, स्विंग टू स्विंग लगाएंगे फिब। अब फिब लगाने का पर्पज ही यही है कि अगर प्राइस ने रिट्रेस करना है तो इस फिब पे आके रिट्रेस करेगा। हाँ, अगर प्राइस ने रिट्रेस करना है तो इस फिब पे आके रिजेक्ट करके रिट्रेस कर जाएगा, बट अगर प्राइस ने रिवर्स करना है तो इस फिब को ब्रेक करके रिवर्स करेगा।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या करा है, इस फिप पे आके इस फिप को ब्रेक करा है, मतलब यहाँ से इसने रिवर्स कर दिया चालू। अब हम बोल सकते हैं कि वो बुलिश मूव जो था उसका रिट्रेसमेंट टूट चुका है। नाउ इट विल गो टिल द स्विंग टारगेट, मतलब जो हमारा स्विंग जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये हमारा एक टारगेट होने वाला है। और आप देख सकते हो मार्केट वहीं आके सपोर्ट लिया है, मार्केट ने वहीं आके सपोर्ट लिया है। तो इस तरह से हम फिब रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं स्विंग टू स्विंग। तो पहले मैंने आपको स्विंग समझाया, स्विंग कैसे लगाते हैं, स्विंग समझ में आया। अब समझाया फिब कैसे लगाते हैं और फिब को यूज कैसे करते हैं। सो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर ट्रेंड चेंज नहीं हो तो क्या होता है, रिट्रेसमेंट लेके वापस चला जाता। अभी सिमिलर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ, देखिए यहाँ से मार्केट ने हाई ब्रेक करने शुरू करे, थोड़ा बहुत साइडवेज रहा, बट फाइनली स्विंग बनाते हुए यहाँ तक आ गया। अब देखो ये इतना बड़ा स्विंग है, इसके अंदर मैं अगर फिब लगाना चाहूँ तो फिब लगा सकता हूँ, बट क्या मार्केट 0.5 और 0.6 तक गया? नहीं। कहाँ तक गया? 0.3 का रेशियो आप देख सकते हैं। देखिए 0.3 से रिजेक्ट करके वापस चला गया। कौन सी रिट्रेसमेंट है ये? टेम्पररी रिट्रेसमेंट, करेक्ट। कभी कभी प्राइस जो है वो 0.2 0.3 से भी रिट्रेस करता है, बट अगर 0.5 0.6 पे आए तो वो सबसे अमेजिंग लेवल होता है। मतलब आपको ट्रेड अगर करनी है तो आप 0.5 और 0.6 पे तो हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि अगर 0.5 और 0.6 ब्रेक हुआ तो वो एक रिवर्सल भी हो सकता है। आई होप यहाँ पे समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे नज़दीक वाला ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको स्विंग लगाना है, मार्केट कंटिन्यूअस गिर रहा है, मेरे को अगर यहाँ से स्विंग लगाना हो तो मैं कहाँ से चेक करूँगा? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैंडल 5th of Feb, लगातार लो ब्रेक हो रहे हैं, क्लोजिंग आ रही है। यहाँ क्लोजिंग आनी बंद हुई, इसने हाई भी ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं थी, तो क्या हम इसको स्विंग कंसिडर करेंगे? नहीं, कंटिन्यू करेंगे। नया लो बना, फिर से यहाँ हाई ब्रेक हुए बट क्लोजिंग नहीं आई, तो क्या स्विंग कंसिडर करेंगे? नहीं, कंटिन्यू करेंगे। लो ब्रेक, नए लो, फाइनली ये स्विंग लग गया। ठीक है जी, अब ये फिब बन, अब ये स्विंग हो गया, अब इस पे लगेगी फिब स्टार्टिंग फ्रॉम हाई टू लो। यहां से 0.3 0.2 हटा देता हूं, 0.5 0.6 रख लेता हूं। अब आप देख सकते हो हम वेट कर रहे थे प्राइस का कि प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद शायद रिवर्स कर सकता है, क्योंकि बेयरिश ट्रेंड था। आज मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, इसका मतलब अब ये रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, अब ये रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के लिए आगे कहाँ जाना होगा? यहां तक जाना है, दैट इज अवर अपकमिंग टारगेट। तो इस तरह से आप फिब रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम यूज करेंगे एक और टूल जिसका नाम है EMA। आइए आपको दिखा देता हूँ, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर पे चलेंगे, EMA टाइप करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। EMA टाइप करोगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको मैं इसकी बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ। देखिए EMA के अंदर क्या क्या होता है। लेंथ है 9, ये बाय डिफॉल्ट नंबर है, ठीक है। मैं लेंथ समझाता हूँ आपको क्या होगा। सोर्स है क्लोज, कैंडल ओपन होती है, हाई बनाता है, लो बनाता है, एंड देन क्लोजिंग आती है उसकी, तो ये काउंट कर रहा है सोर्स क्लोज, मतलब कैंडल की जो क्लोजिंग है वो नंबर उठाया जाएगा। ऑफसेट, स्मूथिंग लाइन, स्मूथ लेंथ, इसकी जरूरत नहीं है। स्टाइल में जाएंगे, इसका कलर चेंज करना है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, उसकी थिकनेस बढ़ानी है, मैं बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद आता है विजिबिलिटी, जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, डन कर देते हैं। तो ये हमारी EMA लग गई। अब देखिए EMA करता क्या है, किसी भी पॉइंट पे EMA जो होगा उसकी कैलकुलेशन होगी। जैसे आज का एग्जाम्पल दे रहे थे, आज EMA कहाँ पे है? 22,729। मार्केट कहाँ पे है? 23,190, 200 के आसपास। तो इतना बड़ा गैप है EMA के से। तो EMA क्या करता है, पिछले 9 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी कैलकुलेशन खुद कर देगा। मतलब आज का जो EMA है वो आज के पिछले 9 कैंडल्स के जो क्लोजिंग पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करते हुए एक मूविंग एवरेज निकाला गया, जो कि ये बन के आ रहा है, जहां प्राइस जो है EMA से बहुत दूर है। अब ये EMA क्यों लगाया जाता है? देखिए EMA लगाया जाता है टू फाइंड द शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये वाला EMA पर्टिकुलरली। अब अगर मैं EMA चेंज कर दूं, जैसे यहाँ पे लेंथ 9 है, अगर मैं इसकी लेंथ चेंज कर दूं 50, तो अब ये मेरे को दिखाएगा ये सीधे ये 50 EMA है। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ और बेटर समझ में आएगा। EMA एक और लगा लेते हैं हम, इसमें सेटिंग चेंज करेंगे, लेंथ 9 रखी जाएगी, स्टाइल में जाके इसका कलर रेड कर देंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे, दैट्स इट। अब आप देखो 9 EMA के ऊपर तो प्राइस कभी 17 तारीख को आ गया था, आज मार्केट ने 50 EMA भी ब्रेक कर दिया है। मतलब जो 9 EMA था वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड था, 50 EMA एक बड़ा ट्रेंड है। इसके ऊपर एक और EMA आता है, वो कौन सा EMA है? 200 EMA। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 3 EMA होते हैं, 9, 50, चौथा भी होता है वैसे, 9, 50, 100, 200। 100 हम कभी कभी यूज करते हैं। अब देखिए मैंने 200 लगाया साथ में। 200 क्यों लगाया? मार्केट जब ऊपर जाएगा 200 EMA इसको रेजिस्टेंस देगा,
फिर 200 भी निकाल दिया, फिर ये लास्ट स्विंग बचेगा, ये निकाल देना है, फिर इसने अपना ट्रेंड चेंज कर देना है। जो बेयरिश ट्रेंड था अब वो चेंज होना शुरू हो गया, बट बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट कहाँ हुआ था वो मैटर करता है। तो सितंबर 27 से शुरू हुआ था ट्रेंड, तो फाइनल फिब ये लगेगी कि मतलब इतने बड़े बेयरिश ट्रेंड का रिट्रेसमेंट अभी बाकी है। मैक्सिमम 24,121 24,629 तक प्राइस जा सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट टिका तो आपको ऑल टाइम हाई जो कि 26,300 समथिंग है, 200 समथिंग है, वो निकालता हुआ दिख जाएगा और नए हाई लगाएगा। तो दिस इज हाउ यू यूज स्विंग्स, एक लेवल से दूसरे लेवल तक, या एक पूरे ट्रेंड को भी हम स्विंग कंसिडर कर सकते हैं। ये 1 डे था, मैं इसको 1 वीक पे ले चलता हूँ। 1 वीक में कैंडल छोटी हो जाएंगी। अब आप देखिए 1 वीक टाइम फ्रेम में स्विंग्स थोड़े अलग हो गए। इसको मैं 1 मंथ में ले जाऊंगा, 1 मंथ में तो बिल्कुल ही अलग हो गए। अब आप देखोगे 1 मंथ में स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर मंथ, अक्टूबर में लो ब्रेक, नवंबर में लो ब्रेक, दिसंबर में हाई ब्रेक हुआ था बट क्लोजिंग नहीं आई, तो हम इसको स्विंग कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। कंटिन्यू करेंगे ये। तो अभी इसके हिसाब से रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है प्राइस, ये लेवल, वही लेवल जो हमने 1 डे में निकाला, वही लेवल मैं आपको 1 मंथ में निकालूंगा। तो दिस इज हाउ यू यूज द फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ तक आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ आ रही होंगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अभी तक जो मैंने समझाया कैसा लगा। कमेंट आने चाहिए आप लोगों के, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी और भी वीडियोस आने वाली हैं ऑफकोर्स, तो आपकी एंगेजमेंट दिखनी चाहिए कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट दिखने चाहिए, आपका लाइक दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अभी हमने जितनी चीजें समझी हैं उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। तो पहले हमने बात करी थी कैंडल्स के बारे में, रेड और ग्रीन कैंडल। अब देखिए अभी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत सिंपली समझा दिया, फिब समझा दिया, ईएमए समझा दिया, मोमेंटम समझा दिया, साइडवेज पकड़ना सिखा दिया और उसमें लेवल लगाने भी सिखा दिया। क्या कोई चार्ट पैटर्न आया, कोई कैंडल पैटर्न, एक आधा कैंडल पैटर्न छोड़ के इनसाइड और वॉलेटाइल वाला, कुछ नहीं आया। इतना सिंपल है। इसको ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे अगर देखना हो, किसी भी चार्ट, नॉट जस्ट निफ्टी 50, किसी भी इंडेक्स पे, स्टॉक पे, कहीं भी किसी भी चार्ट पे आपको एनालिसिस करना हो, दिस इज द बेस्ट वे टू एनालिसिस। अच्छा इतने सारे कैंडल्स हैं, अब इसको मैं 1 मंथ में ले जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया। एक ही स्विंग बना है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, 6 महीने से गिर रहा है, अभी जाकर ये अगर पिछले कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ये रिट्रेसमेंट के लिए आएगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हुआ, पिछले कैंडल का हाई, अगर ये टूटता है तो आगे बढ़ेगा। अब आती है बारी सिंगल कैंडल फिब की। सिंगल कैंडल फिब क्या होता है, देखिए फिब रिट्रेसमेंट में मैंने ऑलरेडी कोर्स बना रखा है। फिब रिट्रेसमेंट को डिटेल में समझने के लिए वो कोर्स प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बट यहाँ पे जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सिंगल कैंडल फिब क्यों यूज करते हैं, किसी भी कैंडल के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना हो। अभी तो हमने क्या करा था, एक कैंडल का हाई लो लगा दिया, अब अगर इनसाइड बना रहा है या वॉलेटाइल बना रहा है, जैसे इसने लो ब्रेक करने की कोशिश करी, अब अगर ये हाई ब्रेक करने जाएगा, क्लोजिंग अगर नहीं देगा तो ऊपर नहीं जाएगा जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए तो मल्टीपल कैंडल्स चाहिए। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में मल्टीपल कैंडल का वेट करूंगा, मतलब मल्टीपल मंथ्स का वेट करूंगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक सिंगल कैंडल में अगर मेरे को लेवल निकालना हो तो मैं वहां पे सिंगल कैंडल फिब यूज करता हूँ। फिब रिट्रेसमेंट टूल लेंगे, अब जिस कैंडल पे लेवल निकालने हैं उस कैंडल पे लेके आएंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, नो मैटर व्हाट कैंडल का कलर क्या है, रेड है, ग्रीन है, डोजी बन रही है, रिजेक्शन कम है, ज़्यादा है, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमें अगर रेजिस्टेंस निकालनी है तो सिंगल कैंडल फिब हाई से लो का रखेंगे, ठीक है। अगर हमें सपोर्ट निकालनी है तो सिंगल कैंडल फिब लो से हाई रखेंगे, दैट्स इट। अब ये कैंडल कौन सी है, रेड है ना, तो कलर कोई भी मैटर नहीं करता, बट क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो बढ़ते हुए प्राइस को क्या चाहिएगा, रिट्रेसमेंट, सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए फिब लगेगा हाई से लो, तो मैंने फिब लगा दिए। अब देखो 1 डे में चलेंगे तो आज मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। अब जब इसने सिंगल कैंडल फिब ब्रेक कर दिया, मतलब एक महीने का जो कैंडल था उसका हाई लो था, उसको मार्केट के बेसिस पे देखें, मार्केट ने उस हाई लो के बीच में जो 60% तक का एरिया था उसको निकाल दिया है। अब बाकी जो 40% बचा है वो भी मार्केट निकालने का दम रखता है। इसको हम बोलते हैं सिंगल कैंडल फिब, राइट। तो सिंगल कैंडल फिब आप मंथली टाइम फ्रेम में, वीकली में, डेली में, आवरली में, 15 मिनट्स कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे इन फर्दर कोर्सेज। आज के कोर्स में मैं इसको चार्ट पे ही रखना चाहता हूँ, राइट। तो ट्रेंड हमने समझ लिया, ट्रेंड एनालिसिस के लिए स्विंग लगाना जरूरी है, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, हाई ब्रेक क्लोजिंग, लो ब्रेक क्लोजिंग, साइडवेज कहाँ होगा, जहाँ क्लोजिंग आनी बंद हो जाएगी, और साइडवेज के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए
एक कैंडल जहाँ से साइडवेज होना शुरू हुआ, या यूं कहे कि जहाँ क्लोजिंग आनी बंद हुई, उसके हाई लो लगाओ, और जब तक हाई लो ब्रेक नहीं होते, नए हाई या नए लो नहीं बनते, तब तक वेट करें। जैसे ही नए हाई नए लो बन गए, मतलब नया रेजिस्टेंस या नया सपोर्ट बन गया, एंड दिस इज हाउ यू कंटिन्यू द ट्रेंड एनालिसिस। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो। नंबर भी दे रखा है यहाँ पे लर्निंग के लिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, समझना है, तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करूंगा। राइट, आपका टास्क क्या है? पूरी वीडियो को देखना है, एक बार दो बार, जितनी बार आपको देखना है देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, नंबर में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई चार्ट भेजना है चार्ट भेज सकते हैं, फर्दर सीखना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, प्रीमियम कोर्सेज भी हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हर एक डिटेल के लिए नंबर आपको दे दिया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ कल नए वीडियो के साथ, एक नए कोर्स के साथ, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस हो गया, अब ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड लेने के लिए स्विंग ट्रेड कैसे करना है, इंट्राडे कैसे करना है, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, अब सेकेंड पार्ट में उसको हम समझेंगे। ऑलराइट, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।